Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is ISP Studio. I'm Shoaib Mahmood Mohol and I welcome you to the season 4 of the Weekend Show. Ladies and gentlemen, after a long break, we are back. जैसे आप सब लोग ब्रेक पे थे, समर वेकेशंस पे थे, हम भी छुट्टियों पर थे. But I'm so glad to announce that this is season 4 of the Weekend Show. Previous 3 seasons, it has been a great, wonderful experience for me. And I hope that you enjoyed and you learned something from my show. Because usually जो weekend shows होते हैं या late night shows होते हैं उसके अंदर focus ज़्यादातर most of the times entertainment के ऊपर होता है. I do not deny the importance of entertainment, but at the same time I think that being an institute, it is our responsibility कि हमारे ये जो ISP studio के shows होते हैं इनकी वजह से किसी न किसी शख्स की किसी न किसी सिम से कोई ना कोई cognitive ability या कोई ना कोई skill या कोई ना कोई knowledge के अंदर improvement आए. तो that's what we try to do in our weekend show. और मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है. इवन के रिकॉर्डिंग के हवाले से भी अगर देखा जाए तो शुरू में आई यूज़ टू फील शाय. बहुत सारे लोग जो कैमरा के सामने आते हैं उनको पता होगा ये बात कि नॉर्मली अगर हम बात करें किसी से इट इज़ डिफरेंट, लेकिन जब हम कैमरा के सामने आते हैं एवरीथिंग चेंजेस. सो ग्रेजुअली एंड स्लोली आई गॉट बेटर एट कैमरा, फेसिंग द कैमरा. शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि अच्छा जी कैमरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इट कम्स नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह. सो इट हैज़ बीन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई होप दैट यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. और आई एम सो एक्साइटेड फॉर द सीजन 4. आई एम गोइंग टू मेक इट मोर रेलिवेंट टू द सोसाइटी, टू द सोसाइटल इशूज़. और हम सिर्फ इशूज़ के बारे में बात नहीं करते बल्कि हम सोल्यूशंस के बारे में भी बात करते हैं. तो डेफिनेटली योर फीडबैक ऑलवेज हेल्प्स. कीप इट कमिंग. और आप जिस तरीके से हमें बताएंगे उसी तरीके से हम इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. तो अभी चलते हैं हम अपने इसके आगाज़ की तरफ, सीज़न 4 के आगाज़ की तरफ. आज हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो इट्स स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज इट्स द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द वीकेंड शो सीज़न 4. तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड. मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस पर बातें मन की होंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिफर से स्टार्ट किया और बहुत कम अरसा में एक गैर मामूली तरक्की करके अपना नाम बनाया. उनसे जानेंगे उनका ये सफर कैसा है. तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में. Welcome back after the break. Well, Pakistan, the way forward. Why we are going to talk about it? Because lately जब हम ब्रेक पे थे और वैसे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं. बहुत सारे लोग परेशान हैं. कुछ लोग महंगाई की वजह से, फ्यूल प्राइसेस की वजह से, कुछ लोग ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से. अगर डायरेक्टली उनको अफेक्ट नहीं करती फ्यूल प्राइसेस या फिर इन्फ्लेशन, तो वो ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से परेशान है. और लोग बिजनेसेस के बारे में परेशान हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. मतलब बाहर की कंपनीज तो परेशान है, यहाँ के हमारे अपने पाकिस्तानी भी दे आर वरिड कि अच्छा जी अब क्या डिसीजन लेना है. पाकिस्तान के हालात तो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं. तो बेसिकली हमारा ये जो प्रीवियस लेटली टाइम गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है, हम लोग परेशान हैं ओवरऑल. वी आर वरिड अबाउट सो मेनी थिंग्स. ऑल दो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, रूटीन चल रही है, लेकिन ओवरऑल हमारे जहनों में परेशानी है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा. बहुत सारे लोगों ने ये भी बात करना शुरू कर दी कि खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह ना हो, हम बैंकक्रप्ट ना हो जाएं. और इसमें कोई शक नहीं है. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज़ घबराने की ज़रूरत है. बिकॉज़ पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल कंडीशंस हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है. लेकिन मेरा मकसद ये है आज इसके ऊपर बात करने का कि कब तक हम परेशान होकर सर पकड़ के बैठे रहेंगे कि अच्छा जी ये हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन. अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं, अकेले क्या कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, हम समझते हैं कि अच्छा जी गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी होती है. यस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अफेक्ट करती हैं. गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है किसी कंट्री को इकोनॉमिकल क्रंच से निकालना. लेकिन
उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये मेरे और आपके डायरेक्टली हाथ में नहीं है। तो हमने इस दौरान क्या करना है, मैंने इंडिविजुअली बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है, तो जनरली हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ इकोनॉमी की, पाकिस्तान की, कि हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी की। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन इकोनॉमी एक बहुत ज़्यादा मेच्योर डिसिप्लिन है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आम लोग जो हैं, आम लोग से मुराद है कि हम दूसरे डिसिप्लिन के लोग उसको उस तरीके से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, बेसिक इकोनॉमी को समझना इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इकोनॉमी की। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इसको बहुत आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ें बेचें। हम चीज़ें बेचें कहाँ पे? हम दूसरे कंट्रीज़ को चीज़ें बेचें। अच्छा, कंट्रीज सिंस इंटरडिपेंडेंट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम ख़रीद भी रहे होते हैं, तो इकोनॉमी बेहतर कब होगी? जब हम ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजें, बेचें और कम चीज़ें उनसे मंगवाएं। लेकिन अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन के मुताबिक हम ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं और कम चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हम भेज भी रहे हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है। यानी कि हम रॉ मटेरियल बाहर भेजते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजनी हैं। ज़्यादा चीज़ें बाहर किस तरीके से भेज सकेंगे? जब हम पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और स्पेशली ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, हमारी घरेलू सनतें और कपड़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बाहर जाता है, कॉटन है, रॉ मटेरियल हमारा बहुत बाहर जाता है। लेकिन वैल्यूबल चीज़ कब होती है? कि जब हम टेक्निकली और वर्थवाइल हम इस तरह की चीज़ें बनाएं जिनकी वर्थ ज़्यादा हो और बाहर भेजें। अच्छा, ये किस तरीके से हो सकता है? ये इस तरीके से हो सकता है कि देखें, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो ब्रॉडली स्पीकिंग किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और उसके बाद लेबर की ज़रूरत होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज़ विच इज़ रिच इन लेबर। यानी कि इतनी रिच इन लेबर है, यानी हमारे पास इतने लोग हैं कि उनका फ़ायदा दूसरे कंट्रीज़ भी उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज़ जिसके अंदर हम आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरे कंट्रीज़ फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी लेबर का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस तरीके से अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें चीज़ें बनाना शुरू करनी चाहिए। ऐसी अशिया हम बनाएं जिनको ना सिर्फ जो कि हमारी ज़रूरियात पूरी करें बल्कि सरप्लस में हों ताकि हम उनको बाहर बेच सकें। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके हमें लेबर चाहिए। लेबर तो है, लेकिन फिर काम क्यों नहीं? क्योंकि लेबर को कुछ बनाना नहीं आता। हमारी जो लेबर है, अनफॉर्चुनेटली मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो कि बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे वो चीज़ें बना लेते होंगे, बहुत अच्छी चीज़ों के ऊपर वर्क कर लेते होंगे, लेकिन जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं है। अब वो टेक्निकली एडवांस कैसे होगी? मिसाल के तौर पे मैंने ब्रिज बनाना है और मेरे पास लेबर है, लेकिन लेबर को ब्रिज नहीं बनाना आता। वो कैसे बनाना आएगा? जब टेक्निकल एजुकेशन होगी। तो बेसिकली इट ऑल कम्स डाउन टू द एजुकेशन। तो अच्छा, अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में इसी तरीके से डॉक्टर्स भी हैं, मतलब मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं और इसी तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बच्चों को उनसे फ़ीसें ले रहे हैं, उनसे पढ़ा रहे हैं और उनको टेक्निकल एजुकेशन से इक्विप कर रहे हैं। बट बीइंग फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जनरली ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जाती जिस तरीके से तरक्की याफ्ता ममालिक में दी जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो ज़रूरत देखी जाती है कि हमारे कंट्री में हमने क्या प्रोड्यूस करना है, उसके अगेंस्ट हमें एक डिग्री लॉन्च करनी है ताकि हमारा जो लेबर है या जो स्टूडेंट है वो तैयार हो जाए वो चीज़ बनाने के लिए जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंडस्ट्री और एजुकेशन का आपस में उस तरीके से लिंकेज बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है।
तो अगर हमारी इंडस्ट्री हमें बताए कि मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से हमें ये कोर्स रिक्वायर्ड है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब उस डिपार्टमेंट और उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में एक कोर्स लॉन्च करें और उसके अंदर स्टूडेंट्स को एनरोल करें और स्टूडेंट्स को इक्विप करें उन स्किल से, और जैसे ही वो स्टूडेंट्स इक्विप्ड हो जाएं उस स्किल से, इंडस्ट्री उनको हायर कर ले और उनको यूज़ करे, क्योंकि लेबर इज़ देयर, और उनको यूज़ करे और हम चीज़ें बनाना शुरू हो जाएं। जब हम चीज़ें बनाना शुरू हो जाएंगे तो ना सिर्फ वो हमारे अपने कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि हम उसको सरप्लस के तौर पे बाहर भी भेज सकते हैं। जब हम चीज़ें बाहर भेजते हैं तो डॉलर आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम ज़र मुबादला जनरेट कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए। और जब हम बाहर से पैसा आ रहा है, जब हम चीज़ें बेच रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, हमारी जो अपनी करेंसी की वैल्यू है वो बेहतर हो सकती है, कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी कि एक गरीब शख्स भी एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है। तो अगर हम देखें कि वेयर डज़ इट, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इट ऑल कम्स डाउन टू दी टेक्निकल एजुकेशन। हमारी जो यूथ है वो टेक्निकल एजुकेशन लैक करती है, और इसमें फ़र्ज़ किसका है? हमारे इदारों का भी है, हमारी इंडस्ट्री का भी है कि ये आपस में दे शुड सिट टुगेदर, और हमें कोई ऐसा लाया अमल तैयार करना चाहिए ताकि हमारी यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री आपस में कोलैबोरेट करें और हमारा जो लेबर है उसको टेक्निकली इक्विप करें। तो इस तरीके से आई एम श्योर और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन अगर हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें तो हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल कंडीशंस इन द लॉन्ग रन, इफ़ नॉट इन द शॉर्ट रन, बहुत इंप्रूव हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हमेशा हमने इट हैज़ बिकम अ क्लीशे कि जी आईटी का दौर है, आईटी का दौर है, आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। और हमारे बहुत सारे जो अभी जनरेशन है ये वाली, जिसको हम जनरेशन एक्स भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही नौजवान बच्चे हैं, और इवन के हमारी 90s के लोग भी, दे ऑलवेज टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड दे आर टेक सेवी, यानी कि उनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आती है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है, और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल करने आते हैं। तो वो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। फ्रीलांसिंग की सर्विसेज बेसिकली हम किसको दे रहे हैं? हम इंटरनेशनली दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं, एक हम सर्विस बेच रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं, जैसे मैंने पहले अभी कहा, तो ये एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लैक कहाँ करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर? हम अपने सिस्टम्स और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर रहे कि जिसकी वजह से हम मज़ीद प्रॉफिट जनरेट कर सकें या रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो मैं मिसाल देता हूँ आपको कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो मेटा हो जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो, और या फिर एप्पल हो। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज दे हैव क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि टोटली बेस्ड ऑन आईटी हैं, और उसकी वजह से वो ना सिर्फ बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बल्कि बेसिकली दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हमारा आईटी सेक्टर इतना मजबूत होगा, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो वेल इक्विप्ड होंगे आईटी की फील्ड से, वो इस तरह के सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं, ये नहीं है कि अच्छा जी आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर ली, पैसा जनरेट कर लिया, विच इज़ गुड, लेकिन सब लोग ये ना करें, ठीक है? सब लोग करें, और कुछ लोग इसको अपने सिस्टम्स भी डेवलप करें। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का कोई आईटी बेस्ड वेंचर हो इतना जिसका बड़ा स्केल हो कि लोग हमारे पास आके काम करें, तो वो हमारे कंट्री के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और डेफिनेटली अगर हम आईटी के साथ साथ उसी की स्पीड से नहीं चलेंगे, कीपिंग अप विद द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो कि डेली बेसिस पे हो रही, यकीन माने, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आपका जो यूट्यूब होता है वो आपकी अक्कासी करता है कि व्हाट आर यू सीइंग। तो मेरे यूट्यूब के पेज के ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है? चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो मेटावर्सेस हों, इन सारी चीज़ों के बारे में दिस इज़ नॉट फन एंड गेम्स। कल को जिन चीज़ों का आज हम मजाक बनाते हैं, अच्छा जी टिकटॉक हो गया, अच्छा जी मेटावर्स हो गया, ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ये कल को हमारी रियलिटी बन जाते हैं। और जब तक हम इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनेंगे, इफ़ वी आर नॉट कीपिंग अप विद द पेस ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम पीछे रह जाएंगे। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने।
तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी एजुकेशन के अंदर जो आईटी का एस्पेक्ट है, जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है, वी नीड टू कीप इट अपडेटेड। लेकिन मसला क्या होता है, आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है कि इवन जो कि आईटी स्टूडेंट्स भी हैं या जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, वो बेसिक चीज़ें तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा करिकुलम होता है जो कि आउटडेटेड होता है। तो it is the responsibility of a teacher, it is the responsibility of higher authorities of education in Pakistan कि वो IT स्पेशली, वैसे तो हर करिकुलम को we should keep it updated, लेकिन IT के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए कि डेली बेसिस पे जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं उन चीज़ों को पढ़ाएं। अच्छा, अथॉरिटीज़ या फिर हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है या फिर यूनिवर्सिटीज़ एक हद तक उसको अपडेटेड रख सकती हैं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से कि इफ़ यू आर एन IT टीचर या फिर मेडिकल साइंसेज या साइंसेज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, you yourself need to be updated, ताकि आप सिर्फ बुक से ना पढ़ा रहे हो, आप उनको लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स होती हैं उस फील्ड के अंदर आप स्टूडेंट्स को उनके ज़िम्मे लगाएं। ठीक है कि वो रिसर्च करके आएँ और उसके बाद वो आके प्रेजेंट करें और आपस में मिलके काम करें, कोलैबोरेशन करें, ग्रुप के अंदर काम करें, ताकि वो सिर्फ रट्टा ना मारें किताबों का कि हमने अच्छे नंबर लेने हैं। उनके अंदर एक तो पैशन पैदा हो कि अच्छा हमने कुछ सीखना है, और जब वो कुछ सीख जाते हैं दे कैन डेवलप एंड दे कैन क्रिएट समथिंग। और जब आप स्टूडेंट को इक्विप कर देते हैं ना कि नाउ गो इनटू द वर्ल्ड एंड क्रिएट समथिंग, तब उसको जॉब की भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वेल इक्विप्ड होता है। हर बंदे को एक ऐसा, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि वेल इक्विप्ड हो, टेक्निकल भी और सॉफ्ट स्किल्स के अंदर भी। और अगर जॉब नहीं करनी उसने तो वो अपना वेंचर भी स्टार्ट कर सकता है। तो कीपिंग अप विद द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Next point, we are moving towards the end. I hope that you're not getting bored, but these are very important points. और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए, उसके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट है। अगेन जिस तरीके से यूट्यूब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, आपने डेफिनेटली टर्म सुनी होगी इमोशनल इंटेलिजेंस की। लेकिन अगर इसको सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो वो बेसिकली ये है कि अगले बंदे के और अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करने को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगर इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ योर ओन सेल्फ एंड इमोशंस ऑफ अदर्स, तो यू कैन नॉट ऑपरेट। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट के तौर पे काम नहीं कर सकते अगर आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसी तरीके से आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जब तक आप उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और अकॉर्डिंगली उनको डील नहीं कर सकते। वी ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल एनिमल्स। जो भी इंसान ने ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा बड़ा किया है वो लोगों के साथ मिलकर किया है। लेकिन अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स यू कैन नॉट बी प्रोडक्टिव। आप हो सकता है बहुत टैलेंटेड हों, हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हों, आप एक अच्छे इदारे से पढ़ के आए हैं, लेकिन यू कैन नॉट, इफ़ यू कैन नॉट वर्क विद पीपल, तो आपका वो सब कुछ ज़ाया हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। सो वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने बारे में भी समझें, अपने आप को इम्प्रूव करें और दूसरे लोगों को भी अंडरस्टैंड करें, और उनके साथ यू शुड बी एबल टू वर्क अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर कोई आपके मुताबिक नहीं होता, हर कोई आपका पसंद का नहीं होता। व्हेन यू गो इन प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना और उनके साथ अकॉर्डिंगली डील करना। ऐसे लोग जो जान जाते हैं, जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। नेक्स्ट, यूनिटी एंड नेशनलिज्म। Well, we always use the word nation, Pakistan, country, लेकिन unfortunately 14 अगस्त तक ही रह गई है हमारी जो पैट्रियाटिज़म है, और वो भी 14 अगस्त में भी बाजे और ये सारी चीज़ें रह गए हैं। Although I love Pakistan and I know that you all love Pakistan, but खाली मोहब्बत तो नहीं होती ना, ऐसे रूखी सूखी मोहब्बत क्या होती है। पाकिस्तान से अगर हम मोहब्बत अपनी जताना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हाउ मच वी लव पाकिस्तान, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप इकट्ठे मिलके अपना एक जो कौमी नज़रिया होता है ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये भी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी वी कैन नेवर बिकम अ नेशन। ठीक है। अच्छा, ये यूनिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इंसान मिल के काम करते होते हैं। जब आप मिल के काम करते हैं, जब आप समझते हैं कि अच्छा ये भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट पाकिस्तान, ओनली देन आपकी जो इंटेंशन होगी वो पाकिस्तान के लिए होगी। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होंगे कि जब आप पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी प्रूव करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होंगे कि आप अपने चेंज कर लेंगे कि नहीं नहीं यार, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है।
ठीक है, इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब आप कार बहुत सारे में जा रहा होता हूँ तो कार के बाहर प्लास्टिक की बोतल गिरती है, तो अगर आपके अंदर यूनिटी और नेशनलिज्म है आपके अंदर एक्सक्यूज़ मी, या फिर पैट्रियाटिज़म है, तो आप ये एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि यार ये जो बाहर रोड है, मेरी गाड़ी मैंने साफ़ कर ली, मैं अपना घर भी साफ़ कर लिया, लेकिन बाहर भी तो मेरा पाकिस्तान है। ठीक है, तो मुझे इसको इस तरीके से ख़राब नहीं करना। कौन उठाएगा इसको? ठीक है, उठाने वाली अथॉरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन मुझे तो इसको गंदा नहीं करना। ठीक है, अच्छा, व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जब आपका विजन ये होगा कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिलके काम करेंगे कि जिनके साथ आप नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स के साथ, बहुत सारे इस तरह की स्ट्रेटजीज़ होंगी आपकी कि नहीं यार मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। ऐसी कौमें जो आज तरक्की याफ्ता हैं, जिनके हम बहुत एग्जाम्पल देते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिज़म होता है। ठीक है, दे आर सो प्राउड ऑन बिकमिंग अमेरिकन्स और चाइनीज़, और इवन हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया में, आपने देखा होगा पैट्रियटिज्म बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपने कंट्री को। और हम पाकिस्तानीज़ हम बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने वतन के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है कि जान देने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के लिए करना क्या चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमें छोड़नी होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमें अपनानी होंगी। तो यूनिटी, इकट्ठे रहना, एक दूसरे से नफ़रतें ख़त्म करना, और सराइकी, पंजाबी, बलोची, कोई भी कितना भी जो नस्ली तासुब है या जो ज़बान की बेस के ऊपर है, वो वी नीड टू एंड दिस। ठीक है, वी नीड टू सिट टुगेदर, और जितने भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं उनको ख़त्म करना है। देखिए, हर मुल्क के अंदर इस तरह की डिविजन्स होती हैं, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं आती। अपने घर की बात जैसे हम अपने घर में रखते हैं ना, और उसको सेटल कर लेते हैं बात करके, हमें वैसे ही अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो भी हमें शिकायतें हैं, जिन सूबों को दूसरे सूबों से शिकायतें हैं, जिन लोगों को दूसरे लोगों से शिकायतें हैं, और फिर माइनॉरिटी को साथ लेके चलना। डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ इनकम्प्लीट विदाउट माइनॉरिटीज़, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, हिंदू हों, कोई भी रिलीजन है पाकिस्तान में, दे आर मोस्ट वेलकम, और उनको हमें साथ लेके चलना है। तो जब सारे मिल के साथ बैठेंगे, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे, तो ओनली देन वी कैन गो फॉरवर्ड। ये जो द वे फॉरवर्ड है, ये यूनिटी के बगैर इनकम्प्लीट है और इम्पॉसिबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो हमें कहा जाता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हमें बात नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलरली किसी ख़ास रिलीजन की। तो लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट इस्लाम, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी इस्लामिक, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी रिलीजियस पर्सन। मैं बहुत अल्लाह ताला का गुनाहगार शख्स हूँ, और अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ कंटिन्यूसली, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। और इस्लाम को, मैं जब इस्लाम के बारे में बात करता हूँ, तो मैं किसी ख़ास एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात नहीं करता। आई टेक इस्लाम एज अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर हम वे फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी आपको वो गाइडेंस मिल चुकी है होली बुक के अंदर। और एक हमारी जो अजीम शख्सियत हैं, हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, अगर हम उनकी ज़िंदगी को अपने लिए एक वो बना लें ना, कि इनको मशले राह बना लें कि इनको हमें फॉलो करना है, तो ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। यकीन माने, एवरीथिंग कम्स डाउन टू द वे कुरान एंड सुन्नत हैज़ गाइडेड अस। अगर हम उस सिस्टम, कोई भी हमें प्रॉब्लम है, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, अगर हम इन दो जगहों पे देखें, कुरान का सही तर्जुमा करके और फिर सुन्नत में देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो हर बात का जवाब मौजूद है वहाँ पे। अगर हम पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, या अगर मैं इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल है। आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज हम बहुत आगे निकल आए अनफॉर्चुनेटली। यानी इस्लाम ने जो टीचिंग्स दी थी, अनफॉर्चुनेटली हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं, इसीलिए इस्लाम को फॉलो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम, इफ़ वी आर सीकिंग द गाइडेंस कंटिन्यूसली, हम गलती कर रहे हैं लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग बैक। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मेरा बंदा गलती करेगा और वो फिर मेरे से तौबा करेगा और दोबारा से कोशिश करेगा कि मैं राह रास्त पे आ जाऊँ, तो मुझे उससे ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से एज ए कंट्री, अगर हम कोशिश ही कर लें कि अच्छा हम 100% इस्लाम को नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन हमें जो अपनी बेसिक पॉलिसीज़ हैं उनको इस्लाम के अकॉर्डिंगली लेके चलना है, और जो इदारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है ड्रास्टिकली चेंज नहीं आता होता, हम बहुत दूर निकल आए इस्लाम से, आहिस्ता आहिस्ता इफ़ वी टर्न बैक टू इस्लाम द वे इस्लाम हैज़ गाइडेड, तो हमारे मुल्क के सारे मसाइल, चाहे वो इकनॉमिकल हों, चाहे वो कल्चरल हों, चाहे वो
पेट्रियाटिज़म से रिलेटेड हों, सारे मसाइल, इवन कि हमारे इंडिविजुअली ज़िंदगी के भी मसाइल दूर हो सकते हैं। इसी खूबसूरत बात के ऊपर आई होप कि आप इन सारे पॉइंट्स को सोचेंगे और आई होप कि आपके जहन में एक पेट्रियाटिज़म का जो जज्बा है वो दोबारा से उजागर हुआ होगा। 14 अगस्त नहीं है बट वी स्टिल लव पाकिस्तान, और आई होप कि आप ये सोचना शुरू करेंगे कि किस तरीके से मैं पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। इसी नोट के ऊपर मुझे इजाज़त दीजिएगा। सीज़न 4 द वीकेंड शो विद शुएब उम्मीद माहौल में हाजिर हूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।